आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 10 अगस्त 2025। मैं हूं आदिल खान आजाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज आप देखेंगे अमेरिका से अलग यूरोप का ऐलान, हम यूक्रेन के साथ हैं खड़े, क्या नाटो में पड़ रही है दरार, इराक में क्लोरीन गैस हुई लीक, अर्बाइन के मौके पर 600 शिया जायरीन पहुंचे अस्पताल, अमेरिका यूरोप इसराइल में कोरोना की दस्तक, तेजी से फैल रहा नया कोविड वेरिएंट स्ट्रेटस, ब्रिटेन की नेवी बेस से रेडियो एक्टिव पानी लीक होने की खबर, ईरान के सरावान में हुई फायरिंग, 3 हमलावर ढेर, गजा में राहत साइट्स बनती जा रही कत्लगाह, गजा में भूख से भी 24 घंटों में 11 और मौतें, गजा के खान यूनिस में बगैर कफन के दफनाए जा रहे लोग, उधर 8 यूरोपीय मुल्कों ने की इस्राएली हुकूमत की घेराबंदी। पुतिन और ट्रंप की मीटिंग से पहले यूरोप ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हम यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं। क्या ये नाटो में दरार की निशानी है? समझिए जरा। अगले जुमे को पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की होने वाली समिट से पहले यूरोप के 5 बड़े मुल्क फ्रांस, इटली, जर्मनी, पोलैंड और यूके यानी ब्रिटेन और इनके साथ ही यूरोपियन कमीशन, इन सब ने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं और रूस पर और ज्यादा प्रेशर डालते रहेंगे ताकि जंग का इंसाफ के साथ परमानेंट हल निकले, एक तरफा नहीं। ये बयान उस वक्त आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो इस जंग को खत्म करने के लिए इस जुमे को अलास्का में पुतिन से मुलाकात करेंगे और दोनों पार्टीज एक डील के लिए बेहद करीब पहुंच चुकी हैं। ट्रंप चाहते हैं कि रूस को अपनी जमीन का एक बड़ा हिस्सा देकर यूक्रेन इस जंग को खत्म करने पर राजी हो जाए। उधर यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की ने साफ कहा है कि हम रूस को जमीन देकर अमन नहीं खरीदेंगे। यूरोप ज़ेलेंस्की के इस फैसले के साथ खड़ा है, अमेरिका नहीं। तो अब सवाल यह है, क्या यूरोप का यह स्टैंड ट्रंप की जल्दबाजी और अमेरिका के सोलो डिसीजंस के बीच नाटो में किसी अंदरूनी दरार का इशारा है? यूरोप ने कहा है कि हम यूक्रेन के साथ मजबूती से खड़े हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। मैं तीसरी बार आपको दोहरा रहा हूं, इसका मतलब बड़ा है। क्या ये यूरोप और अमेरिका के बीच तानातनी की निशानी है? क्या नाटो में दरार आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप इस ब्लॉक के, नाटो के मजबूत साथियों तक की इज्जत को 2 कौड़ी की करके सारे फैसले खुद ले रहे हैं, बाकी किसी जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन तक को खुद कुछ नहीं समझ रहे इन मजबूत मुल्कों को? वैसे दुनिया में ऐसी कोई साझेदारी आज तक नहीं बनी दोस्तों जो टूटी ना हो। फिर नाटो क्या चीज़ है? देखते रहिए, शायद वक्त कुछ चौंकाने वाले नज़ारे भी दिखाए। आज नहीं तो 10 या 20 साल बाद हम देखेंगे। लाजिम है कि हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे। इराक में अर्बाइन के मौके पर एक बड़ा हादसा हो गया। इराक में क्लोरीन गैस लीक हुई है। 600 से ज़्यादा शिया जायरीन अस्पताल में भर्ती कराने पड़ गए इसकी वजह से। इराक के पाक शहर नजफ और करबला के बीच एक वाटर ट्रीटमेंट स्टेशन से क्लोरीन गैस लीक होने से 600 से ज़्यादा शिया जायरीन सांस लेने में तकलीफ की वजह से अस्पताल में भर्ती करवाए गए थे। यह हादसा अर्बाइन के मौके पर हुआ जहां लाखों शिया मुसलमान करबला में इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास के मज़ारों पर हाज़िरी देने आते हैं। इराक की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक कुल 621 लोगों को दम घुटने की शिकायत के बाद अस्पताल लाया गया था। ये सांस नहीं ले पा रहे थे। सभी को इलाज के बाद ठीक हालत होने पर छुट्टी दे दी गई है, अच्छी बात है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने बताया कि गैस लीक करबला नजफ रोड पर बने एक पानी के स्टेशन से हुई थी। बात बीमारी की, महामारी की। अमेरिका और यूरोप में फिर से सुनाई दे रही है कोरोना की दस्तक। स्ट्रेटस नाम का एक नया कोविड वेरिएंट तेजी से फैल रहा है और इसराइल भी इसकी चपेट में है। अमेरिका और कई यूरोपीय मुल्कों में कोविड का नया वेरिएंट XFG, जिसे स्ट्रेटस कहा जा रहा है, इस गर्मी के सबसे तेज फैलने वाले म्यूटेशन में से एक बन गया है। WHO का कहना है कि इस वेरिएंट का ग्लोबल रिस्क फिलहाल लो है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में केस तेजी से बढ़ रहे हैं और आगे मौसम बदल सकता है। इधर इसराइल में भी पिछले हफ्ते कोरोना के कुछ दर्जन नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस बार वायरस का फैलाव विंटर इलनेस पैटर्न के हिसाब से नहीं हो रहा, यानी ये मौसमी ट्रेंड तोड़ रहा है। आगे वायरस और क्या करेगा हमें नहीं मालूम। खैर, बढ़ते आगे। ब्रिटेन की नेवी के बेस से न्यूक्लियर रेडियो एक्टिव पानी हुआ है लीक। ये एक बड़ी खबर है, भारी हलचल मच गई इस खबर के बाहर आने के बाद। अरे ये क्या हो गया? स्कॉटलैंड के कोलपोर्ट वेपन्स डिपोट से कई बार
रेडियो एक्टिव पानी लॉच लॉन्ग में बह गया और ये रिपोर्ट अब सामने आ रही है। इसमें कई सालों का डेटा है और पिछले साल और इस साल का भी। ये बेस दरअसल ब्रिटिश रॉयल नेवी की ट्राइडेंट क्लास पनडुब्बियों के न्यूक्लियर वॉरहेड्स यानी कि परमाणु हथियारों का गोदाम है। स्कॉटिश एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी, जिसे सेपा कहते हैं, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक बेस के 1500 पानी के पाइपों में से लगभग आधे अपनी डिज़ाइन लाइफ पूरी कर चुके थे। मेंटेनेंस की कमी के चलते 2010 और 2019 में भी पाइप फटे थे। इसके बाद बाढ़ आई, तब भी रेडियो एक्टिव पानी बह गया। फिर 2023 में भी कुछ ऐसा ही हुआ। सेपा का कहना है कि ट्रिटियम का लेवल बहुत कम था और ये पब्लिक हेल्थ के लिए फ़ौरन ख़तरा नहीं था, लेकिन लंबे वक्त तक ज़्यादा एक्सपोजर से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। फिलहाल ब्रिटेन की तरफ से दुनिया को कहा गया है कि हमने हालात कंट्रोल कर लिए थे। खबर ईरान से। ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान सूबे के शहर सारावान में इतवार की शहर में सिक्योरिटी फोर्सेज और हथियारबंद दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग हुई। ईरानी पुलिस इंफॉर्मेशन सेंटर के मुताबिक पेट्रोलिंग यूनिट पर बिला उकसावे के फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में 3 हमलावर हलाक हुए, बाकी हमलावर फरार हो गए। अभी इनकी तलाश जारी है। इस वाक़े में और क्या क्या हुआ वो मैं आपको बता दूं। एक ईरानी पुलिस अफसर भी शहीद हो गया, जबकि एक और अफसर ज़ख्मी हो गया। अब पस मंज़र भी समझ लीजिए कि मसला क्या है, जोग्राफिया क्या है, होता क्या है इस इलाके में। सिस्तान और बलूचिस्तान सूबा पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सरहद से लगता है। ये इलाका लंबे वक्त से मुसल्लह गिरोह यानी कि आर्म्ड ग्रुप्स और जिनके पास हथियार होते हैं, आर्म्ड ग्रुप्स और स्मगलिंग नेटवर्क्स के हमलों का सामना कर रहा है। यहाँ भारी उथल पुथल हमेशा रहती है और इस तरह के वाक़ये सामने आते रहते हैं। राहत साइट्स पर बेकसूरों पर गोलियां बरसाने से अब तक गजा में 1300 से ज़्यादा लोग हलाक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। द गार्जियन की ताज़ा तहकीकात ने यह खुलासा किया है कि गजा में अमेरिकन और इसराइली सपोर्टेड गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, जिसे GHF भी कहते हैं, उसके फूड डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स जहाँ खाना और राशन बढ़ता है, उसके इर्द गिर्द लगातार फायरिंग हुई है। और इस फायरिंग से सिर्फ 48 दिनों में 1300 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, 2000 से ज़्यादा ज़ख्मी हुए हैं और इनमें जो है ज़्यादातर ज़ख्म गोलियों से हुए हैं, भगदड़ में नहीं। तहकीकात की मेन पॉइंट्स जो हैं वो बताते हैं कि 30 से ज़्यादा वीडियो का जायज़ा लिया गया, जिनमें से कम 11 मौक़ों पर मशीन गन की बर्स्ट फायरिंग साफ सुनाई दी। ज़ख्मियों के जिस्मों से निकले बुलेट केसिंग्स और इंडिपेंडेंट बैलिस्टिक एनालिसिस से साबित हुआ कि इस्तेमाल हुआ असलहा इसराइली मिलिट्री का ही था, IDF का था। खान यूनिस के नासिर यानी कि साफ हुआ कि IDF बेजां गोली बरसाती है। खान यूनिस के नासिर अस्पताल और रफ़ा के रेड क्रॉस फील्ड हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का कहना है कि उन्होंने बेमिसाल, सुनिए, बेमिसाल जिसकी मिसाल ना मिले, बेमिसाल तादाद में गोली लगने वाले मरीज़ देखे हैं। इन डॉक्टर्स का कहना है और लगभग सभी ने यह बताया कि ये ज़ख्म उन्हें खाना लेने की कोशिश में लगे। यानी अमेरिका और इसराइल जिन सेंटर्स पर खाना बांटने का दावा कर रहे हैं वो असल में आम फ़लस्तीनियों की कत्लगाह बनते जा रहे हैं। गजा की एक और खबर। गजा की हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। उनके मुताबिक गजा की इंसानी सूरत हाल भुखमरी से एक प्लानिंग के तहत कराई जा रही भुखमरी में बदल रही है। भुखमरी तो नेचुरल होती है, ये प्लानिंग के साथ भुखमरी है। डिस्प्लेसमेंट सेंटर्स पे पानी का कोई जरिया पीने के काबिल नहीं बचा है। गजा का हेल्थ सिस्टम मुकम्मल गिरावट के किनारे पर तबाह हो चुका है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में 11 मौतें भूख से जुड़ी वजहों से हुई हैं। भुखमरी अब भी है, जो कि एक शदीद इंसानी बहरान की निशानी है। इस भुखमरी को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन जंगबंदी और क्रॉसिंग्स को दोबारा खोलना बेहद ज़रूरी है। आसमान से जो मदद गिराई जा रही है या जो ट्रक्स आ रहे हैं वो समंदर में बूंद के बराबर हैं। अब एक खबर जो गमज़दा कर दे। गजा पट्टी पर इसराइल की शदीद जंग शुरू होने के बाद पहली बार खान यूनिस में इसराइली हवाई हमलों में शहीद हुए फ़लस्तीनी बिना कफन के दफन किए जाएंगे खान यूनिस में, क्योंकि ताबूत मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गए हैं खान यूनिस में। यह हालात लगातार बमबारी और फ़ौज की तरफ से लगाए गए घुटन भरे घेराबंदी की वजह से पैदा हुए हैं। ये इत्तला फ़लस्तीनी वेबसाइट कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने दी है। हालांकि पिछले साल भी गजा के कई और इलाकों से कफन ख़त्म होने की खबरें आ चुकी थी। बढ़ते हैं आगे। इसराइल के गजा में और तबाही मचाने के ख़िलाफ़ दुनिया भर के मुल्कों ने तेज़ी से मजम्मत शुरू कर दी है। अब स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड और पुर्तगाल समेत
8 यूरोपीय मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा यानी फॉरेन मिनिस्टर्स ने इसराइल के गज़ा पर हमला तेज़ करने के ऐलान की मज़म्मत की है। इसराइल ने गज़ा सिटी जो इलाका है, गज़ा शहर, उसे भी कब्ज़ाने का ऐलान किया है। इसकी भी दुनिया भर में मज़म्मत हो रही है। नेतन्याहू और इसराइल की थू-थू हो रही है, इसके बावजूद उन्हें परवाह नहीं है। ईरान ने इसराइली निज़ाम की सिक्योरिटी कैबिनेट के उस फैसले की सख्त मज़म्मत की है जिसमें पूरे गज़ा पट्टी पर कब्ज़ा करने की मंजूरी दी गई है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में कहा कि यह कदम फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की साजिश को मुकम्मल करने और फ़लस्तीन की पहचान, उसकी आइडेंटिटी और उसके वजूद को मिटाने की कोशिश का एक हिस्सा है। ईरान ने इसको लेकर इसराइल के सख्त लफ्ज़ों में मज़म्मत की है। एक आध खबर यहाँ से सुन लीजिए। कुछ न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से बताया गया है कि आज सुबह से गज़ा हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक आज सुबह से गज़ा में, और बल्कि पिछले 24 घंटों का टोटल डेटा देता हूँ, पिछले 24 घंटों में जब तक मैं ये खबर पढ़ रहा हूँ, गज़ा में 61 लोग शहीद किए जा चुके हैं और लगातार ये हमले जारी हैं। और इनमें 35 वो लोग थे, 61 में आधे से ज़्यादा वो लोग थे जो ह्यूमैनिटेरियन एड लेने गए थे, इंसानी मदद लेने गए थे, लेकिन उनके साथ हैवानियत करते हुए उनकी जान छीन ली गई। 363 लोग इन 24 घंटों में ज़ख्मी हुए हैं और इनमें भी 363 में से भी 304, ज़रा सोचिए, 304 वो लोग हैं जो मदद लेने अमेरिका और इसराइल के बनाए एड सेंटर्स पर गए थे। अब तक 7 अक्टूबर 2023 से इसराइल के हमलों में गज़ा में शहीद होने वालों की तादाद 61,430 हो चुकी है। और मैं आपको बताऊं, ये गज़ा की एक पेंटर, एक लड़की है, एक कलाकार है। इसने अब जले हुए घरों, लकड़ियों के कोयले और जो बर्तन की कालिक है उससे अपनी कला को दिखाना, अपनी आर्ट को दिखाना शुरू किया है। ये एक आर्टिस्ट थी, एक पेंटर थी, और इसने अब जो पेंटिंग्स बनाई हैं वो ज़रा देखिए। इनका नाम है रागदा शेख अल ईद। ये लड़की पेंटिंग्स बना रही है और गज़ा की पेंटिंग बनाई है कि गज़ा आज ऐसा है, पट्टी बंधी है और सिर्फ पसलियाँ हैं, भूखा प्यासा गुर्बत में जी रहा गज़ा। ये पेंटिंग दुनिया के तमाम मजबूत ममालिक और भरपेट खाना खाने वाले, आज भी ऐशो इशरत में जीने वाले आसपास के तमाम ममालिक के लिए एक थप्पड़ है। ये पेंटिंग जो गज़ा को, फ़लस्तीनियों को भूल गए, जो अगर सही से प्रेशर डालते तो ये जंग कब की रुक गई होती, लेकिन ये जंग रुकी नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और दुनिया भर के तमाम मज़लूमों के लिए दुआ करते रहिए। जो लोग मेरी वालिदा के बारे में पूछ रहे हैं उनको मैं बता दूं, अम्मी इम्प्रूव कर रही हैं, अभी आईसीयू में ही हैं। कल इम्प्रूवमेंट था, आज और इम्प्रूवमेंट है। इंशाल्लाह वो जनरल प्राइवेट वार्ड में शिफ्ट हो जाएंगी, आईसीयू से अपने वार्ड में, मतलब, और फिर निकल जाएंगी हॉस्पिटल से, घर आ जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आप सबकी दुआओं के लिए, बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।